हिजाब वाली पीएम और साड़ी वाली पीएम, पिछले कुछ दिनों से इस पर काफी बहस हो रही है। महाराष्ट्र से भड़की आग की चिंगारी अब एमपी तक पहुंच गई है। जाने माने आईएएस अधिकारी नियाज खान ने ओवैसी के बयान का समर्थन किया है, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली एक महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला देश की पीएम बनेगी। उधर सियासतदान अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि सबको बराबरी का हक है, कोई भी पीएम बन सकता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जो बात कही है वो एकदम सही। उनका कहना है कि बुर्का पहनकर पीएम बनना आस्था नहीं, राजनीतिक स्टंट है। इस बात में काफी गहराई है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख ईसाई। लेकिन यह कहना कितना सही है कि हिजाब पहनने वाली ही देश की पीएम बनेगी, जो खुद समाज की बंदिश में वो कैसे किसी को राह दिखा सकती है। एक और बात, हिजाब आस्था का विषय है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हिजाब से साड़ी वाली पीएम पर छिड़ी बहस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आईएएस नियाज खान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। नियाज खान ने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सेक्युलर देश है, यहाँ हिजाब वाले देशभक्त मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। भारत ने हमेशा देशभक्त और काबिल मुस्लिम को सम्मान दिया है। मैं ओवैसी जी से सहमत हूं। भारत ने हमेशा मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुता दिखाई है। हिंदुओं ने ही अब्दुल कलाम साहब को आसमान में बिठाया है। दरअसल ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि एक दिन देश में हिजाब वाली पीएम बनेगी। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। एमपी में इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान सबको बराबर का हक देता है। उधर बीजेपी ने तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, पार्षद सब बन सकता है और किसी भी धर्म का बन सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोग बन सकते हैं। जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सफलतापूर्वक देश के प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग केवल बंटवारे की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे सबका साथ सबका विकास की नीति पे भाजपा चलती है। सभी को सभी के लिए सोचना चाहिए। बात होनी चाहिए काबिलियत की, लेकिन बात हो रही है कि देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उन्हें साड़ी पहनना चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान से छिड़ी इस बहस में बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सब कूद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आईएएस नियाज खान एक सुलझे हुए और अपनी बात रखने वाले अधिकारी हैं, लेकिन इस बार उनका ओवैसी के सियासी स्टंट पर साथ होना सही नहीं लग रहा। हिजाब वाली और साड़ी वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयानों पर जोरदार बहस जारी है। बात सिर्फ पहनावे की हो रही है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि उसकी काबिलियत क्या हो। आस्था के नाम पर वोट बैंक की राजनीति क्यों की जा रही है? लोगों को बांटकर इन दिनों सियासी मायने साधे जा रहे हैं, जो सही नहीं है। आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, आस्था के नाम पर वोट बैंक की राजनीति आखिर क्यों? महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बाद सवाल यह भी है कि पीएम के लिए पहनावा या काबिलियत चलेगी, क्या ज्यादा जरूरी है? यह बड़ी बात है। तीसरा और आखिरी सवाल, बुर्का और साड़ी बंटवारे वाली लकीर आखिर क्यों? यह महत्वपूर्ण सवाल हमारे चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला दें। महंत अनिलानंद
जी हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत आपका। शेख जहीरुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत। मोहन सिंह राठौर जी, बीजेपी विधायक, बहुत स्वागत आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, स्वागत आपका। और धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले शेख जहीरुद्दीन साहब आपके पास आऊंगा। आखिर ये पहनावे पर बात क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूं कि भाई किसी भी जाति धर्म समुदाय से किसी भी पोजीशन पर संविधान हक देता है उस पोजीशन पर पहुंचने का, लेकिन बात इस पर क्यों हो रही कि हिजाब पहनने वाला ये बनेगा या साड़ी पहनने वाला ये बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा? अरे भाई इस पर चर्चा क्यों, इस पर बात क्यों नहीं होती कि काबिलियत जिसके अंदर हो, किसी भी समुदाय से हो, उस पोजीशन पर पहुंचे? मैं बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई भी धर्म का, समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, एक पार्षद तक बन सकता है और लिबास को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसे लिबास को लेकर कोई चर्चा करता है या व्यंग करता है तो मैं ये मानता हूँ कि मानसिक रोगी है। भारत में फिलहाल अभी एक स्टैंड बन गया है कि मुसलमान को मुद्दा बनाया जाए और जो देश की तरक्की के मुख्य बिंदु है उधर से देश की जनता का, खास तौर से जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदुओं को पोलराइज करके भारतीय जनता पार्टी उनके वोट कैसे हासिल करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके संरक्षण में पलने वाले जितने सामाजिक संगठन है वो रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है। नहीं, जहीरुद्दीन साहब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के कहने पर बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? ना बिल्कुल अवैसी साहब की बात नहीं आता। अवैसी साहब तो संसद रत्न है। अवैसी साहब बहुत भारत में ऐसी एक पर्सनालिटी है कि उनके समकक्ष अगर किसी को देखा जाए तो शायद कि भारत में अवैसी साहब से का काबिल व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। अवैसी साहब के बयान को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं उस पर आपका सवाल है। ठीक है जहीरुद्दीन साहब आ रहा हूं आपके पास दोबारा। जी गलत कह दिया अवैसी साहब ने। जी ठीक है जी, बात दरअसल वहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद नियाज खान साहब साथ में आ गए। नियाज खान भी कह रहे हैं कि हाँ बुर्का वाली महिला को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। महंत अनिलानंद जी, अब दूसरी तरफ ये बात आ गई कि साड़ी पहनने वाली प्रधानमंत्री बने। अरे भाई ये पहनावे पर बात क्यों? मैं फिर वही बात करूंगा जो बात मैंने जहीरुद्दीन साहब से कही कि भाई पहनावे पर बात क्यों, काबिलियत पर क्यों नहीं? भाई किसी भी धर्म का बन सकता है। राष्ट्रपति भी डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे हैं ना। नहीं, मैं जिन्होंने ये बयान दिया और नियाज साहब भी बहुत काबिल अफसर है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत ने तो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, पाकिस्तान ने किसी भी हिंदू को अच्छा नेता बनाया क्या? बिल्कुल नहीं बनाया। जहां मुसलमानों की बहुसंख्यकता होगी और उनको सपने में दिख रहा है ओवैसी को ये दिखने लगा है, तो इसलिए वो बयान दे रहा है कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होना चाहिए। मतलब हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जब हमारी पार्टी उसमें बहुमत में आ जाएगी तो हिजाब वाली बनेगी। उनका स्टैंड साफ है। तो इसमें सारे हिंदुओं को सावधान होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा चेतावनी के साथ में कि सारे हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए, अब जाग जाना चाहिए कि इस प्रकार से अब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें से न कटे। इसलिए सारे सनातनी जो है उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक सामाजिक देश है, सबका सम्मान करता है। देखो यहाँ किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो उसको नेता बनाया जाता है, अफसर बनाया जाता है, यहाँ कोई रोक नहीं है। लेकिन दूसरे देश में जाइए, क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रेफरेंस दी जाती है? क्या बांग्लादेश में दी जाती है या अफगानिस्तान में दी जाती है? कहीं नहीं दी जाती। जब नहीं दी जाती, भारत ही एक ऐसा देश है। जहीरुद्दीन साहब आ रहा हूं आपके पास प्लीज। सम्मान किया जाता है और ये लोग ये तो वो लोग हैं जो महिला को पर्दे के अंदर दबा के रखना चाहते हैं। इनके जैसे पूरी भारत में टीम है। नहीं, आप तो रत्न बता रहे हैं ना जहीरुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी को, तो फिर मतलब क्या है अगर वो कह रहे हैं तो? भाई क्या परसेप्शन बनेगा कि भाई जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तब प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब वाली महिला? ये कहना चाह रहे तो बताइए ना। फिर आप कैसे इस पर निकाल रहे हैं? आज भी बन सकती है। जब सोनिया जी का विरोध हुआ तो 3% वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री बना दिया। आजादी के बाद से आज तक मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। सोनिया जी चाहती अहमद पटेल को प्रधानमंत्री बना देती, सलमान खुर्शीद को प्रधानमंत्री बना देती।
चलिए चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और ठीक है ठीक है, और मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा। मोहन सिंह राठौर जी, क्या ये पोलराइजेशन वाली और दिशा में नहीं बढ़ रही है सियासत? मकसद वही नजर आता है, बयान चाहे वैसी साहब का हो या किसी और का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ी है और उसी दिशा में काम करते हैं। और आज तक भारत में अभी जो पहले हमारे 3 राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से रहे, चीफ जस्टिस मुस्लिम समाज से रहे, उपराष्ट्रपति मुस्लिम समाज से रहे, मुख्य चुनाव आयोग जो चुनाव की इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते हैं वो भी रहे। ये सारे लोग अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के आधार पर रहे। कौन क्या कपड़ा पहनता है इस आधार पर किसी का कभी ना सिलेक्शन हुआ है ना हो पाएगा। ओवैसी साहब ने जो कहा है, ये मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो अलग है। और ये जो ताकतें हैं जो भारतवर्ष में, मोहन सिंह राठौर जी, आरोप तो ये भी लगता है कि भाई बीजेपी की बी टीम के तौर पर कहा जाता है ओवैसी साहब को, जब कोई बयान दिलवाना होता है, पोलराइजेशन करवाना होता है, ओवैसी साहब से बयान दिलवा दीजिए जी। खूब इस तरह के तोहमत लगाना ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चलती है, जरूरदीन साहब आ रहा हूं प्लीज जी, उस दिशा में चलती है। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए इस तरह का काम नहीं करती, जनता के बीच में काम करती है, जनता के हितों के लिए काम करती है, ऐसी योजनाओं पर काम करती है जो भारतवर्ष को दुनिया का विश्व गुरु बनाने की स्थिति में हो। भारतवर्ष जिस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है उस पर बात की जाती है। भारत की क्या स्थिति थी? इतने सारे दुनिया के उतार चढ़ाव से सबसे दूर रहते हुए भारतवर्ष ने अभी आर्थिक नीतियों के आधार पर जो अभी औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास किया, रक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, इन सब वो सब ठीक है सर। मोहन राठौर जी, वो तो सब ठीक है, जो सरकार आएगी काम तो उसे करना होगा भाई। पहला जो सवाल होता है वो तो सत्ता में पहुंचने का, उसके लिए आपको वोट जुटाने, वोट कैसे जुटाने, ये सारे तरीके होते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, पोलराइजेशन की जो सियासत है वो तो आप दोनों के हिसाब से फिट बैठती है भाई, तय हो जाएगा ये वाला पक्ष हमारे पास, वो वाला पक्ष उनके पास। नहीं, हम कट्टरपंथियों के साथ कभी नहीं रहे हैं। आजादी के पहले भी कट्टरपंथियों से लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी एक मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, एक हिंदू कट्टरपंथी हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। 14 के पहले ओवैसी जी को मैं स्वयं नहीं जानता था कि ओवैसी जैसा कोई व्यक्ति इस देश में सांसद थे वो, लेकिन देश के लोग नहीं जानते थे। मोदी जी आगे बढ़े तो ओवैसी जी भी आगे बढ़े। आज एक दूसरे, सर इनको शांत कराइए जो भी बोल रहे हो, प्लीज पूरी करिए बात आपने। एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के चुनाव में मदद करते हैं। आप देख लीजिए, जब से ओवैसी जी आए हैं मुस्लिम सांसदों की संख्या कम हो गई। भाई आपने उनका प्रतिनिधित्व घटाया या बढ़ाया, आप बता दीजिए। दूसरी बात आप मैं पीसीआर से कहूंगा जी, स्लग ठीक करें, नाम सही चलाएं स्क्रीन पर प्लीज। बात करिए पीसीआर जी जी जी, पूरी करिए बात अपनी जी। हिजाब की बात आती है, हिजाब वाली बनेगी। साहब अगर आप शरीयत की बात करते हैं तो आप भी शरीयत का फॉलो करिए। ठीक है, पुरुष फॉलो नहीं करेगा और महिला से आप कहिएगा कि हिजाब पर आप टिके रहिए। कैसे भाई, आप शरीयत के कपड़े पहनते हैं क्या? आप तो कोट पैंट टाई पहनिएगा और जो है पाश्चात्य संस्कृति की कसी हुई जैकेट और सोना चांदी सब पहनिएगा, शराब पीजिएगा और उसके बाद महिलाओं से कहिएगा कि आप आधुनिकता की बात मत करिएगा। ये नहीं चलेगा। आप दूसरे उस पर लेगा। ठीक है जी, मैं लौटूंगा धनंजय प्रताप सिंह जी को भी चर्चा में शामिल करूंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कहां ये सियासत जा रही, क्या या फिर असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए कोई गुंजाइश तलाश रहे हैं या फिर वाकई इनके लिए कोई एक बेनिफिट भी कर जा रहे हैं वो अनजाने में कांग्रेस बीजेपी के लिए पोलराइजेशन का? जो ओवैसी का बयान मैंने सुना, वो तो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। ओवैसी ऐसे बयान रोज देते रहते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आश्चर्य है नियाज खान के सहमति जताने पर। मैंने नियाज खान को जितना पढ़ा है, जितना देखा है, जितना सुना है उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ऐसा कोई ना कोई सगुफा छोड़ते हैं कि जिससे वो चर्चा में बने रहे। और ऐसा लगता है कि शायद रिटायरमेंट के बाद उनकी भी कोई ना कोई सियासी ख्वाहिश है। अब दूसरे मुद्दे पर मैं आता हूं कि आपने कहा बुर्के वाली, हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो देखिए, देश का प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उसकी स्वीकार्यता को भी देखा जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे
कि सन 2004 में जब यूपीए को बहुमत मिला था और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थी, तो आफ्टर ऑल सोनिया गांधी ने अपना स्टैंड वापस क्यों लिया था? जी, उसकी वजह यह थी कि पूरा देश ने यूपीए को जिता तो दिया था, लेकिन उनकी स्वीकार्यता कहीं सामने नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना स्टैंड वापस लेकर के मनमोहन सिंह जैसे पगड़ी वाले को प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी चीज, हमारे देश में कट्टरपंथी ना पहले थे, ना आज है, ना आगे चलेंगे। इस देश में देखिए स्वीकार्यता की जहां तक बात आती है तो फिरोज गांधी को भी देश ने लेकिन अब्दुल कलाम के निधन के बाद देश पूरा रोया था, देश दुखी था। तो ये समझना चाहिए, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम स्वीकार्यता वाली बात स्वीकार्यता की है। जी बिल्कुल ठीक है सर त्रिपाठी जी, जी जल्दी जी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा देश की जानकारी के लिए, पैनल में बैठे हुए साथियों के लिए, मनमोहन सिंह को किसी ने बनाया नहीं साहब। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो राज्यसभा में जो है नेता सदन थे, जो है विपक्ष के नेता हुआ करते थे। ये बात जान लीजिए, ऐसे उनको उठा के लाके नहीं बना दिया गया है। आप सलमान खुर्शीद और मनमोहन सिंह कभी चुनाव लड़े, शायद इस पर भी आप रोशनी डालते तो शायद और बेहतर होता। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। ज़हीरुद्दीन साहब, जो बात शुरुआत में हुई थी, मैं फिर वहीं जाऊंगा कि भाई जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि एक समय आएगा, समझिएगा बात को, एक समय आएगा, हो सकता है हम रहें ना रहें, मतलब वो ये मैसेज दे रहे हैं कि एक समय हो सकता है हम बहुसंख्यक हो जाएं, तब हिजाब वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। देखिए, आप समझ लीजिए मेरी बात को जी। ये महाराष्ट्र के एक विधायक है नीतीश राणे जी, उन्होंने कहा क्या मुंबई की कोई बुर्के वाली मेयर बनेगी? ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट हुई जी। तो एमआईएम के नेताओं ने रिप्लाई दिया उसका जी कि हिजाब वाली ही मुंबई की मेयर बनेगी जी। ये नीतीश राणा का बीज बोया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बीज बोया हुआ है, और लोगों के जबान में लोगों के मुंह में इसको बोलने के लिए जबान आई जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है अपने उस पर नहीं कहा, जो नीतीश राणे ने कहा है उसका रिप्लाई दिया था उन्होंने। ठीक है मोहन सिंह राठौर जी, शुरुआत तो आप ही यहाँ से हुई जी। भारत में सवाल आप लोग भी आप ही उठा रहे हैं उस पर, मानता हूँ हाँ तो वो है असदुद्दीन आ रहा हूँ सर, प्लीज मोहन राठौर जी। और अवैसी साहब ऐसी एक भारत की पर्सनालिटी है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने की जब बात आती है तो भारत में किसी, और ये जब कहीं से बात निकली है तो उसका जवाब तो मिलेगा ना, जवाब आएगा जी। नहीं, ये जवाब की बात और ये बात मैंने कहीं नहीं सुना है किस तरह की बात हो, लेकिन कोई छोटा मोटा अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और उसका जवाब प्रधानमंत्री बना के अगर हिजाब की महिला को देना चाहते हैं तो इस बात का तो कहीं देश में चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो इसका विरोध भी होगा। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव योग्यता को मापदंड माना है, और आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति जी हो, अपने आप में योग्यता के आधार पर बने हैं, और उसी आधार पर भविष्य में जब अवसर मिलेगा तब बनेंगे। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और इस पर भी जवाब नहीं आया कि भाई अभी सवाल भी उठा था इसी डिबेट में, चर्चा में, कि भाई मनमोहन सिंह जी को ही क्यों बना दिया, और बहुत सारे मुस्लिम चेहरे भी थे, उनको स्पेस भी दिया जा सकता था ना। हमने उसका जवाब इसीलिए पहले ही दे दिया कि मनमोहन सिंह जी 2004 के पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। मोदी जी की तरह उठकर चले नहीं आए गुजरात से। भाई सुषमा स्वराज जी उनसे बड़ी नेता, राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ उनसे बड़े नेता, संदीप त्रिपाठी जी इलेक्टेड पर्सन है, वो इलेक्टेड पर्सन है, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, लोकसभा में चुनकर आए, विधानसभा में जी चुनकर मुख्यमंत्री बने जी। अच्छा ठीक है, अपनी पूरी बात करिए, पूरी करिए बात अपनी जी। प्रशांत भाई जी, अभी इलेक्टेड की बात आ रही थी ना, तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़े थे, सीधे मुख्यमंत्री बने। संगठन में स्वीकार्यता सर, राज्यसभा से जाना डायरेक्ट जी, राज्यसभा और संगठन में स्वीकार्यता, ये आप भी समझते होंगे, लंबे समय से सियासत में है, संगठन में स्वीकार्यता जी। इस पर धनंजय सिंह जी ज्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे। आ रहा हूं मैं आपके पास, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी इस पर थोड़ा रोशनी जरूर डालें जी। आप प्रशांत देखिए, प्रधान जी जहां तक के संदीप जी बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि
मोदी जो है पहले वेटिंग इन पीएम थे, भाजपा ने उनको चेहरा घोषित किया था, मोदी के चेहरे पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था और जनता ने चुनाव जिताया, तब आकर के वो प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा नहीं बने थे कि कोई समझौते में प्रधानमंत्री बन गए होंगे नरेंद्र। 4 में अच्छा ये बताइए, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जब बने तो क्या थे? ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे और तुम जाने दीजिए विधायक की जी जो है अब्बानी जी के यहाँ से संदेश आता है सीधे शायद आप भूल गए केशु भाई पटेल जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें संगठन करता या चुनाव संयोजन की जिम्मेदारी भी वो भी आप पता कर लें। प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के पास वो जिम्मेदारी थी चुनाव लड़ाने की, चुनाव जिताने की। नहीं चलेगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। खैर मैं उतने दूर नहीं जाऊंगा, मैं फिर जी मेरी बात चलिए जल्दी पूरी करिए आप प्लीज। महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र की बात चल रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ चाहे ओवैसी जी हो या और दल हो, भक्ति का चश्मा जो इन पे चढ़ा है ना, ये ऐसा वैसा चश्मा नहीं है। सहयोगी दिखेगा जो इनकी ज्ञान की पुस्तक में जो लिखा है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं क्या? नहीं शब्द का प्लीज, शब्द जरूर संदीप त्रिपाठी जी, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से रखिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। शब्दों का चयन प्लीज, आप कुछ भी करें, किसी पर भी टिप्पणी करें, लेकिन शब्दों से कोई ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल दें। मैं अनिलानंद जी के पास जाऊंगा। अनिलानंद जी ठीक है मैं आ रहा हूं सर प्लीज, लेकिन शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको, प्लीज मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। अनिलानंद जी जो ट्रैक अगर असदुद्दीन ओवैसी पकड़ रहे हैं वही तो हिंदू धर्म गुरु भी पकड़ रहे हैं। ये भाजपा के दलाल है। तो एक बात बताइए, मैं तो ये कहूंगा कि दिल की बात जुबान पर आ गई। 26 में चुनाव क्यों हो रहा है? मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आ रहा हूं प्लीज। उनके जुमा जी भाई हिंदू धर्म गुरुओं का मैं अनिलानंद जी ये भारत देश, ये सनातनियों का देश है जी, ये भारत देश है, हिंदू बहुल देश है, हिंदू धर्म गुरुओं का तो दायित्व है, लेकिन उनकी जो दिल में बात है वो जुबान पर आ गई कि एक दिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जिस प्रकार से उनकी जनसंख्या भारत देश में बढ़ रही है, जो 15% थी वह 30% हो गई है, तो वो दिन दूर नहीं है। उन्होंने सच्चाई बयान करी है, किसने? ओवैसी जी ने ये बात सही कही कि भारत में बुर्के वाली या हिजाब वाली जो महिला वो प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि इनके यहाँ तो वही है, और बाकी बच्चे कुछ हिंदुओं का ये धर्मांतरण कराते रहते हैं, चाहे ओवैसी जी की पार्टी के लोग हो चाहे इनके लोग हो। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसमें पूरा मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। जरूद्दीन जी इस पर जरूर जवाब आपका चाहेंगे भाई। ये सवाल भी मैन साहब ने उठाया था कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा हिंदू है क्या, वहां स्पेस दिया गया क्या? जी जरूद्दीन साहब जी मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। जी महंत अनिलानंद जी ने सवाल पहले भी उठाया था और अभी भी उठा रहे हैं कि भाई स्पेस दूसरे देशों में देख लीजिए आप क्या स्थिति हुई है। बांग्लादेश में 22% था, आज 5-6% नहीं बचे हिंदू। भाई आप एक तरफ खत्म करते जा रहे हैं, ट्रांस धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, यही तो मकसद है ना बयान का ओवैसी के। आखिर ऐसी क्या चीज है, आखिर ऐसी क्या चीज है कि हिंदू लोग ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे, क्रिश्चियन नहीं कर रहे, पारसी नहीं कर रहे, यहूदी नहीं कर रहे, आखिर क्या चीज है, क्या बात है? ये सोचने का विषय आप लोग सोचे इस पर कि हिंदू ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं भाई? यहाँ तो बहुसंख्यक है हिंदू, अल्पसंख्यक नहीं। चले ठीक है, ये सवाल अपने आप में है, लेकिन ये जरूर साफ होता है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन मकसद जरूर नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।